फरियाल टालपुर के जराइम पर, निसार मुराई के, अब्दुल कादिर पटेल के, शर्जील इनाम मेमन के, सेनेटर यूसुफ बलोच के जराइम पर, कराची पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के नाम उसने लिए हैं और क्या कुछ किस किस तरह से उसने किन किन बरसों में अंजाम दिया। रेंजर्स के एहलकारों हवलदार एजाज और मुनीर को शेर मोहम्मद के जरिए उसने कत्ल कराया, उनकी लाशों की बेहुरमती की। उसने ईरानी इंटेलिजेंस को दी मालूमात और अफसरान और तंसीबात के नाम बताए। 1 करोड़ माहाना का भत्ता आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल टालपुर को जाता था। ये भी कहता है कि उसे आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से इंतकामी कार्रवाई का खतरा है। ये लोग उसे जान से मार सकते हैं, उसे तहफ्फुज दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीजें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। इन दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी साहब मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हुकूमत सिंध को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि उसने JITs दबा ली, जिसके बाद हुकूमत सिंध ने ऐलान किया कि पीर के रोज JITs मंजर आम पर आ जाएंगी। उजैर बलोच की JIT, निसार मुराई की JIT और सानिया बल्दिया टाउन की JIT। यही बयान देने के बाद हुकूमत सिंध के बाज वज़रा ने अली जैदी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया कि JIT में फरियाल टालपुर का जिक्र नहीं है, आसिफ अली जरदारी का जिक्र नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं है। और अली जैदी बेवजह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हैं, उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। महकमा दाखिला की वेबसाइट पर ये JITs मौजूद होंगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जब कहा गया तो उसके जवाब में पीपल्स पार्टी ने बता दिया है। अब यहां ये जो वीलॉग है ये बहुत तहलका खेज है। मैं आपके सामने सबूतों के साथ अहम तरीन इंकिशाफात इस वक्त करने जा रहा हूं। ये वीलॉग जो है ये एक बॉम्बशेल है और इस बॉम्बशेल में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उजैर बलोच ने किस तरह से आसिफ अली जरदारी के जराइम का एतराफ लिख कर किया है। उजैर बलोच ने ठप्पा लगाया है फरियाल टालपुर के जराइम पर, निसार मुराई के, अब्दुल कादिर पटेल के, शर्जील इनाम मेमन के, सेनेटर यूसुफ बलोच के जराइम पर, कराची पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के नाम उसने लिए हैं और क्या कुछ किस किस तरह से उसने किन किन बरसों में अंजाम दिया। उसने किस तरह से पुलिस वालों को, रेंजर्स वालों को निशाना बनाया और किस बेदर्दी से मारा है, उसने अपने मुखालिफ गिरोहों के साथ क्या किया, यह सब कुछ उजैर बलोच ने बताया और मैं तमाम सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं। उजैर बलोच का तहरीरी बयान, उजैर बलोच का 164 का बयान, यहां यह बात समझ लीजिए कि JIT और 164 के बयान में फर्क यह है कि JIT तफ्तीश है। JIT में जो कुछ सामने आया है उसकी अहमियत तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। लेकिन ये जो 164 का बयान है ये मैजिस्ट्रेट के सामने बयान है। इस बयान से किसी भी मुजरिम का मुकरना तकरीबन नामुमकिन है। उजैर बलोच अपने 164 के बयान में जो 10 सफ़हात पर मुश्तमिल है और मैं ये तमाम 10 सफ़हात आपके सामने रखने जा रहा हूं, आपके हवाले ये तमाम सबूत कर दूंगा मैं। उजैर बलोच ये कहता है अपने इस 164 के बयान में कि साल 2003 में वो रहमान डकैत के गैंग में शामिल हुआ। उसका यह भी कहना है पेज 1 उसके 164 के बयान का कि वो और उसका खानदान शुरू से पीपल्स पार्टी का हिमायती था। जब वो जेल गया, जेल में सुपरिटेंडेंट नुसरत मंगन और फैसल रजा आबदी, पहला नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सामने आता है, उनके कहने पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों का वो जिम्मेदार बना। उसका यह कहना है पेज 1 पर ही कि रहमान डकैत जब पुलिस मुकाबले में मारा गया तो उजैर बलोच ने लियारी गैंग वॉर की सरबराही संभाल ली। पीपल्स अमन कमेटी के नाम से मुसल्लह ग्रुप बनाया। यह वो ग्रुप है जिसका जुल्फिकार मिर्जा बड़े फख्र के साथ सीना चौड़ा करके नाम लेते थे और बताते थे कि उन्होंने असलहे के लाइसेंस दिए हैं और किस लिए दिए हैं यह भी वो दावा करते थे। पीपल्स अमन कमेटी का यह शख्स चेयरमैन बन गया। उजैर बलोच बताता है कि 2008 से 2014 तक उसने असलहा खरीदा। यह असलहा उसने खरीदा लाला तवक्कुल से, सलीम पठान से, नसीब पठान से और यह असलहा खरीदा गया कोयटा और पेशीन से और जलसों में से इस्तेमाल किया गया और हड़तालों की कामयाबी के लिए यह असलहा इस्तेमाल किया गया। यह है उजैर बलोच के 164 के बयान का पेज 1। पेज 2 उजैर बलोच कहता है कि उसने लियारी में जोए के अड्डों की सरपरस्ती की, पुलिस अफसर अपनी मर्जी के लगवाए, भत्ता वसूल करने के लिए उसने मुख्तलिफ गिरोह बनाए, भत्ता वसूल किया। आगे जाकर यह भी सबूत आएगा, मैं आपके सामने रखूंगा कि फरियाल टालपुर
कितना भत्ता लेती थीं। फिर उसने अपने साथियों के नाम बताए हैं पेज 2 पर कि कौन कौन उसके साथ शामिल था। सोहेल डाडा है इनमें, शाहिद, रेहान, एहसान, शिराज कॉमरेड, जब्बार, लंगड़ा वगैरह। पेज 2 पर ही उजैर बलोच बताता है कि इन कामों में इंस्पेक्टर यूसुफ बलोच, इंस्पेक्टर चांद खान, इंस्पेक्टर जावेद बलोच शामिल थे और जुल्फिकार मिर्जा, अब्दुल कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच के जरिए उसने इंस्पेक्टर इम्तियाज, इंस्पेक्टर बाबर, आबिद तनोली, इनकी तैनातियां भी करवाई। एक शख्स जो एक मुसल्लह गिरोह का सरबराह है, वो सियासतदानों से मिलकर पुलिस अफसरों की भी तैनातियां करवा रहा है और वो ये ठप्पा लगाकर मैजिस्ट्रेट को दे रहा है। पेज 3 पर वो बताता है कि बाबा लाडला वगैरह के साथ और दीगर साथियों के साथ मिलकर उसने जहांगीर लासी को मारा था। पेज 4 उसके इस एतराफी बयान का, इकबाली बयान का, वो ये कहता है कि पुलिस इंस्पेक्टर्स जावेद बलोच, चांद खान और अपने साथियों के साथ मिलकर उसने अरशद पप्पू और उसके भाई यासिर इरफान और साथी शेरा पठान को अगवा किया। इसके लिए उसने पुलिस मोबाइल इस्तेमाल की। एक गोदाम में ले जाकर इन अफराद के सर उजैर बलोच ने तन से जुदा कर दिए और फिर इनके सरों से फुटबॉल खेली और इनकी वीडियो पूरे पाकिस्तान में फैलाई और दहशत फैलाने का मुर्तकिब बना। पेज 5 पर उजैर बलोच अपने इकबाली बयान में बताता है कि पुलिस मुकाबले जो हुए उनकी तफसील क्या है। पेज 6 पर उजैर बलोच कहता है कि साल 2013 में रेंजर्स के एहलकारों हवलदार एजाज और मुनीर को शेर मोहम्मद के जरिए उसने कत्ल कराया। उनकी लाशों की बेहुरमती की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काउंसलर थे चचा खालिक, उनका इसने कत्ल कराया। पेज 6 पर ही उजैर बलोच ये बताता है कि चौधरी असलम, शहीद एसएसपी चौधरी असलम से होने वाले मुकाबले उसके किस तरह के थे, क्या कुछ हुआ इनमें। वो ये भी बताता है कि वो 20 लाख रुपए का भत्ता वसूल करता था जो उसकी जेब में जाते थे। 1 करोड़ महाना, जी हां 1 करोड़ महाना का भत्ता आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल टालपुर को जाता था। उसका यह कहना है कि फिशरीज के महकमे में डॉक्टर सईद बलोच और निसार मोराई को भी उसने ही लगवाया था। उजैर बलोच ने यह भी बताया है पेज 6 पर ही कि सीसीपीओ और एसएसपी लेवल के अफसरों के उसने काम किए। पेज 7 उजैर बलोच के इस इकबाली बयान का, वो ये कहता है कि सेनेटर यूसुफ बलोच ने फरियाल टालपुर और कायम अली शाह से उसे मिलवाया। फरियाल टालपुर और आसिफ अली जरदारी ने उस पर जो मुकदमात थे, इन मुकदमात के नतीजे में उजैर बलोच न सिर्फ मतलूब था बल्कि उसकी हेड मनी भी मुकर्रर हो चुकी थी। उसके सर की कीमत फरियाल टालपुर और आसिफ अली जरदारी ने खत्म करवाई। उसके मुकदमात इन लोगों ने खत्म कराए। फरियाल टालपुर कई दफा टीवी प्रोग्राम्स में कह चुकी हैं कि वो उजैर बलोच को नहीं जानती। जब उनके सामने तस्वीर रखी जाती हैं कि वो उजैर बलोच से मिली तो उनका यह कहना है कि हम सियासी लोग हैं, हमारी जलसों में, तकरीबात में ढेरों लोगों से मुलाकात होती है। इसका यह मतलब नहीं कि हम सबको जानते हैं, सबके साथ काम करते हैं। साल 2013 के इलेक्शन के हवाले से उजैर बलोच ये कहता है कि उसने 4 लोगों को टिकट दिलवाई। ये बात पहले भी कई बार हो चुकी है। इनमें शाहजहां बलोच शामिल हैं, जावेद नागौरी शामिल हैं, अब्दुल्ला बलोच शामिल हैं और सनिया नाज बलोच शामिल हैं। अपनी इस इकबाली बयान के पेज 7 पर ही उजैर बलोच कहता है कि उस मौके पर जब कराची ऑपरेशन बहुत तेज था तो फरियाल टालपुर ने उसे डिफेंस में अपने घर बुलाया। ये उसे बुलावा आया अब्दुल कादिर पटेल और यूसुफ बलोच के जरिए, और जब उनके घर पहुंचा तो वहां शर्जील इनाम मेमन और निसार मोराई पहले से मौजूद थे। इस मुलाकात में लियारी, गैंग वॉर के मामलात पर बात हुई, गोला बारूद किस तरह से इस्तेमाल होता है, क्या कुछ हुआ है, इन चीजों पर बात हुई। और उजैर बलोच को कहा गया कि वो इन हालात में, जब हालात खराब हैं, मुल्क से बाहर चला जाए। उजैर बलोच ये कहता है उसके बाद पेज 8 पर कि उसने कुछ मामलात हवाले किए अपने डकैत साथियों के, अपने गैंग वॉर के साथियों के। कुछ मामलात यहां उसने हवाले किए दीगर लोगों के जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। यूसुफ बलोच के कहने पर उसने 500 जराइम पेशा अफराद में नौकरियां तकसीम की। फिर अहम तरीन इंकशाफ उजैर बलोच करता है। वो कहता है कि उवैस मुजफ्फर टप्पी, आसिफ अली जरदारी के मुंह बोले भाई, उनके कहने पर उसने आसिफ अली जरदारी को 14 शुगर मिलों पर कब्जा करने में मदद दी है। वो ये भी बताता है कि 15-20 लड़के उसने बिलावल हाउस के अतराफ के लोगों में खौफ व हिरास फैलाने के लिए भेजे। इन लड़कों ने आसपास के बंगलों में रहने वाले लोगों को संगीन नताइज की धमकियां दी, जान से मारने की धमकियां दी, और इन धमकियों के नतीजे में इन लोगों ने आसिफ अली जरदारी को
بلاول ہاؤس سے ملحقہ بنگلے کوڑیوں کے دام بیچے. یہ پاکستان کی مہنگی ترین زمین ہے. ایک جانب سمندر ہے, اس کے پیچھے عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے, کلفٹن ہے, بحریہ ٹاؤن کی تعمیرات ہیں, اس طرف بوٹنگ بیسن ہے. پھر یہ جو زمین ہے یہ پاکستان کی مہنگی ترین زمین ہے, لیکن کچرے کے بھاؤ پر انہوں نے اسے خریدا ہے. پھر وہ بتاتا ہے کہ اس نے ایران جانے کی کوششیں شروع کی اور اس مقصد کے لیے اس نے کراچی میں موجود جو ایرانی دوست وغیرہ ہیں ان سے رابطہ کیا, کیونکہ اس کے لیے مشکلات بہت بڑھ گئی تھیں. پیج 9 پر اپنے اس اقبالی بیان کے عزیر بلوچ کہتا ہے کہ اس نے ناصر بلوچ ایرانی ایجنٹ ہے اس سے رابطہ کیا. یہ ایرانی ایجنٹ اسے ایران لے کر چلا گیا, اسے بارڈر کراس کروایا گیا اور ایران میں اس کی ملاقات کروائی گئی ایرانی انٹیلیجنس کے لوگوں سے. یہاں تہلکہ خیز انکشافات ہیں عزیر بلوچ کی جانب سے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کے لوگوں نے اس کی معلومات جو ہیں اس سے حاصل کی, اس کی مدد کرنے کی حامی بھری, لیکن ایرانی انٹیلیجنس کے لوگوں نے اس سے معلومات حاصل کی, کراچی میں اہم ترین تنصیبات کی. ان تنصیبات کی, ان افراد کی معلومات میں کیا کچھ شامل ہے یہ بہت تہلکہ خیز ہے. عزیر بلوچ یہ کہتا ہے کہ اس نے ایرانی انٹیلیجنس کو دی معلومات, افسران اور تنصیبات کے نام بتائے, اس نے ان کے پتے بتائے. ان میں کراچی میں پاک فوج کے اعلیٰ ترین افسران ہیں, رینجرز کے اعلیٰ ترین افسران ہیں اور پاک فوج کی اور رینجرز کی اہم ترین تنصیبات ہیں. اس نے نہ صرف ان کے نام بتائے, ان کے پتے دیے. عزیر بلوچ کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کو اس نے نقشے بھی دیے. ان میں کور ہیڈ کوارٹر کا نقشہ اس نے دیا, کور کمانڈر کی رہائش گاہ کا اس نے نقشہ دیا, نیول ہیڈ کوارٹر کراچی کا اس نے نقشہ دیا, اور یہاں پر موجود اہلکاروں کی تعداد کس وقت کس طرح سے ہوتی ہے, کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہوتے ہیں. اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کی حفاظت پر معمور جو ڈیوٹیز ہیں وہ کس وقت کس طرح سے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے اہم ترین ذمہ داریوں پر. اور ساتھ ہی اس نے مزید معلومات جو کوئٹہ میں افواج پاکستان کی تنصیبات ہیں اور افسران ہیں ان کے حوالے سے مزید معلومات اپنے ساتھیوں سے لے کر ایرانی انٹیلیجنس کو فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا. عزیر بلوچ پیج 9 پر یہ بتاتا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کی جانب سے اس سے کہا گیا کہ وہ دبئی میں رہے, وہاں اس کے لیے کام کرنا آسان ہوگا. پھر آتا ہے ناظرین اس اعترافی بیان کا, 164 کے اعترافی بیان کا آخری پیج 10. یہ بہت اہم ہے. عزیر بلوچ اس اختتامی پیج پر کہتا ہے کہ اس نے تمام تر معلومات فراہم کر دی ہیں, اس نے تمام کچا چٹھا کھول دیا ہے اور اسے یہ خدشہ ہے کہ اس سے مروایا جا سکتا ہے, اس کی جان کو خطرہ ہے, پولیس کے ذریعے اسے مروایا جا سکتا ہے. نہ صرف اسے مروایا جا سکتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لوگوں کو بھی مروایا جا سکتا ہے, اس کو تحفظ فراہم کیا جائے. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے کراچی میں کچرا کنڈی میں, غالباً یہ فیڈرل بی ایریا کا علاقہ ہے, یہاں کس طرح سے اسلحہ گولہ بارود چھپایا تھا اس کی بھی تفصیلات رینجرز کو دی ہیں. اس کی جان کو خطرہ ہے اور اسے رینجرز کا تحفظ چاہیے. جن کی زندگیاں اس نے لی ہیں, جن کی لاشوں کی اس نے بے حرمتی کرنے کا اعتراف کیا ہے, ان رینجرز اہلکاروں کی عزیر بلوچ کے مطابق اسے تحویل میں حفاظت محسوس ہوتی ہے اور اسے ان کی ذمہ داری چاہیے, ان کی حفاظت چاہیے. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اسے آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے انتقامی کارروائی کا خطرہ ہے, یہ لوگ اسے جان سے مار سکتے ہیں, اسے تحفظ دیا جائے. عزیر بلوچ کی جو جے آئی ٹی ہے, اس جے آئی ٹی میں ممکن ہے کہ یہ نام نہ ہوں, اس جے آئی ٹی میں جو تفصیلات ہیں وہ جے آئی ٹی تمام کی تمام میرے پاس موجود ہے. آپ کے پاس جو جے آئی ٹی منگل کے روز وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر آئے گی, اس میں ممکن ہے کہ آپ کو جو اس کی سافٹ کاپی ہے وہ جس فارم میں ملے وہ ایک پی ڈی ایف فارمیٹ ہو سکتا ہے, لیکن میرے پاس اس کی وہ کاپی موجود ہے اور میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ جس میں صفحات پر یہ جے آئی ٹی ہے, جس پر مہریں لگی ہوئی ہیں. جو جے آئی ٹی ویب سائٹ پر ہے وہ ابھی کس فارم میں آتی ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن میں اس جے آئی ٹی پر جہاں مہریں لگی ہوئی ہیں اس جے آئی ٹی میں عزیر بلوچ نے کے بارے میں کیا کچھ معلومات ہیں, کتنے پیسے حاصل کیے گئے, گینگسٹر تھا, گینگز کیا تھے, اس کے ساتھی کون کون تھے, یہ معلومات اس میں موجود ہیں. یہ معلومات بہت اہم ہیں اور یہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس جے آئی ٹی کے حوالے سے مختلف دعوے ہیں, لیکن یہ جو 164 کا بیان ہے یہ وہ بیان ہے جو اہم ترین ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑوں کے نام ہیں, ان کے جرائم کی تفصیل ہے, سارا کچا چٹھا اس نے کھول کر رکھ دیا ہے. اور اب وہ یہ کہتا ہے کہ اسے انہی لوگوں سے جن کے لیے اس نے تمام زندگی کام کیے ہیں, بڑی فلمی کہانی ہے, ان سے اس کی جان کو خطرہ ہے اور اسے رینجرز کا تحفظ چاہیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.